हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है। तो ये दिया गया है पार्ट 18 में। सो इमरजेंसी प्रोविजंस आर बीइंग मेंशन्ड अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पार्ट 18 में 3 ऐसे आर्टिकल है विच डील्स विद इमरजेंसी। सबसे पहले आर्टिकल 352 विच डील्स विद नेशनल इमरजेंसी। Article 356 deals with President's rule. Article 360 talks about financial emergency. आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया देन द प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। मतलब अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा पता चला दैट देयर इज़ अ थ्रेट, देयर इज़ अ डेंजर टू द सिक्योरिटी, यूनिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, या तो पूरे इंडिया में या इंडिया के कोई हिस्से में, कोई स्टेट में, देयर इज़ अ डेंजर, देयर इज़ अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो क्या ग्राउंड्स मेंशन है आर्टिकल 352 में? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर प्रेसिडेंट को लगा दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन दैट केस द प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। कल को जाके अगर चाइना ने इंडिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, इन दैट केस द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी यूजिंग आर्टिकल 352। क्योंकि आर्टिकल 352 में एक ग्राउंड मेंशन है वॉर, तो कल को अगर कोई कंट्री ने वॉर डिक्लेयर कर दिया तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इन्वोक आर्टिकल 352 एंड प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है जब वॉर होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा नेशनल इमरजेंसी। नहीं, इवन बिफोर वॉर, इवन बिफोर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा, इफ द प्रेसिडेंट एंटिसिपेट्स दैट देयर मे बी वॉर, देयर मे बी एक्सटर्नल एग्रेशन, देयर मे बी आर्म्ड रिबेलियन इन द फ्यूचर, इन दैट केस ऑल्सो द प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जब वॉर होगा उसके बाद ही प्रोक्लेम करेगा, उसके बाद ही लगाएगा नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट। नहीं, even if the president anticipate that there may be war, external aggression or armed rebellion, in that case also the president may proclaim national emergency। ठीक है। तो जब भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब भी प्रेसिडेंट लगाएगा नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ग्राउंड्स मेंशन थे? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले आर्म्ड रिबेलियन टर्म यूज़ नहीं किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म यूज़ किया गया था। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन को ऐड किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रिबेलियन टर्म नहीं यूज़ किया गया था। क्या यूज़ किया गया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आर्म्ड रिबेलियन कब ऐड किया गया? बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल 352 में इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। तो क्या ये प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी है कि वो जब चाहे प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी जब भी उसको लगेगा दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया? कैन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन हिज ओन? क्या उसकी ये डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी अपनी मर्जी है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट्स में कहा है इट इज़ नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, रैदर इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब तक प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज नहीं करेंगे तब तक प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नहीं कर सकता है नेशनल इमरजेंसी। उसको लगते रहे, उसका पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ओनली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्रेसिडेंट इज अलाउड टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर
to aid and advise the president who shall act in accordance with such advice। भाई प्रेसिडेंट तुम नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव हो, रियल पावर किसके पास है? रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। हर जगह तुम्हारा सिग्नेचर लग रहा है प्रेसिडेंट, लेकिन तुमको एडवाइस कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यू हैव टू एक्ट ऑन देयर एडवाइस। तुम अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते, तुम्हारे नाम पे सब काम किया जा रहा है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट हु इज एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट? ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। आर्टिकल 74 में कहा गया है it shall be the duty of the prime minister and his union council of ministers to aid and advise the president who shall act in accordance with such advice। बाउंड है ये एडवाइस से प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। ये कहा गया है आर्टिकल 74 में। लेकिन आर्टिकल 74 में ये भी कहा गया है कि सिर्फ एक बार ये रिकमेंडेशन जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दी, ये एडवाइस सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिकंसिडर करने के लिए कि तुम सोचो। लेकिन अगर वापस वही एडवाइस आई प्रेसिडेंट के पास, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन सच एडवाइस। ये दिया गया है आर्टिकल 74 में। ठीक है, तो आर्टिकल 352 में यही कहा जा रहा है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड तो कहा गया है, बट आपको ये याद रखना है, इट इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज द रियल पावर इज वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब तक वो एडवाइस नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। तो ये ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मतलब जो सीनियर मोस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ दोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। अपने मर्जी से तुम नहीं कर सकते। ये जो ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट है, सिर्फ एडवाइस नहीं, वो एडवाइस रिटन भी होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। ये ऐड किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, तो आर्टिकल 352 क्या कहता है? इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये पार्ट ऑफ इंडिया ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, external aggression or armed rebellion. In that case the president may proclaim national emergency but only on the written advice of the cabinet। ये written advice of the cabinet भी ऐड किया गया था by 44th constitutional amendment act of 1978। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो national emergency है, ये प्रेसिडेंट ने मान लो लगा तो दिया, प्रोक्लेम तो कर दिया, लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी कब तक कंटिन्यू होगा? क्या पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है? ये सब हमें जानने की ज़रूरत है। दैट मीन्स व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस नेशनल इमरजेंसी। मान लो आज प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आज से 30 दिन तक तो ये नेशनल इमरजेंसी चलेगा विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने लगाया कहीं पर, ये 30 दिन तक कंटिन्यू होगा, चलेगा। लेकिन 30 दिन ख़त्म होने से पहले बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days both the houses of the parliament, that is लोकसभा एंड राज्यसभा, मस्ट अप्रूव दिस नेशनल इमरजेंसी, तभी ये कंटिन्यू होगा। अगर अप्रूव नहीं किया गया देन दिस नेशनल इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। आज प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया नेशनल इमरजेंसी, आज से 30 दिन तक ये कंटिन्यू हुआ विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days both लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू अप्रूव द नेशनल इमरजेंसी। अब लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया नेशनल इमरजेंसी को, पास कर दिया रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होगा 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद भी अगर कंटिन्यू रखना है तो क्या करना होगा? वापस जाओ लोकसभा राज्यसभा के पास, वापस उनसे परमिशन लो। अगेन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास दी रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, देन इट विल कंटिन्यू फॉर 6 months। उसके बाद भी कंटिन्यू करना है, अगेन गो बैक टू लोकसभा एंड राज्यसभा, टेक देयर परमिशन, अगेन इट विल कंटिन्यू फॉर 6 months। लाइक दिस इट कैन कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। ये नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनेट पीरियड तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कब वॉर ख़त्म होगा, कब नहीं होगा, कब तक एक्सटर्नल एग्रेशन चलेगा। इसलिए ये इंडेफिनेट पीरियड तक के लिए रखा गया है, ये कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है।
अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिला देन दिस नेशनल इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। आज प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया नेशनल इमरजेंसी, आज से 30 दिन तक पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days both Lok Sabha and Rajya Sabha must pass the resolution by special majority. It will continue for 6 months at a time. Again come back to Lok Sabha, Rajya Sabha. Again, if they pass the resolution, it will continue for 6 months. Like this, it can continue for an indefinite period, but only for 6 months at a time. Again, you have to go back to Lok Sabha and Rajya Sabha after 6 months to get their approval. They must pass the resolution by special majority in order to approve the national emergency. ठीक है, अब इमरजेंसी लगा तो दिया, अगर इमरजेंसी को हटाना है, रिवोक करना है, तब क्या करना होगा? तो प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अपनी मर्जी से रिवोक नहीं कर सकता। ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट द प्रेसिडेंट इज अलाउड टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। और क्या तरीका है? मैंने आपको बताया था कि अगर नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो both the houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, must approve the national emergency. They must pass the resolution by special majority. अगर कोई भी एक हाउस ने अप्रूव नहीं किया नेशनल इमरजेंसी को, if they will not pass the resolution by special majority, in that case national emergency will be revoked automatically. एक ये है तरीका। और एक स्पेशल पावर दी गई है लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं, लोकसभा को एक स्पेशल पावर है कि अगर लोकसभा के मेंबर्स चाहते हैं टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी, सो 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा मस्ट गिव नोटिस टू द स्पीकर इफ दे वांट टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तब दे कैन गिव नोटिस टू द प्रेसिडेंट इफ दे वांट टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सो 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा, लोकसभा कैन गिव नोटिस टू द प्रेसिडेंट एंड इफ दे पास द रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी then the national emergency will be revoked. This is the special privilege that has been given to Lok Sabha, not Rajya Sabha. ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोक सभा के पास है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इज नेशनल इमरजेंसी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिनर्वा विल्स केस में, येस नेशनल इमरजेंसी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स ये जो नेशनल इमरजेंसी है इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड इंटेंशन। मैलिफाइड इंटेंशन मतलब बैड इंटेंशन। अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया नेशनल इमरजेंसी, मान लो कुछ सही इंटेंशन नहीं था, या तो ज़रूरत नहीं थी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की, या पार्लियामेंट्री का अप्रूवल के बिना उसको कंटिन्यू कर दिया गया, या रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट नहीं लिया गया, मतलब कुछ भी अगर ऐसी मिस्टेक्स हो जाए, in that case Supreme Court has the power to declare national emergency as null and void. That means national emergency is subject to judicial review. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया, इज नेशनल इमरजेंसी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? येस, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. Supreme Court in Minerva Mills case specified that everything in India is under judicial review. National emergency can also be challenged on grounds of malefied intention. अगर ज़रूरत नहीं थी इम्पोज कर दिया, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लिया, रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट नहीं लिया, नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया, कंटिन्यू किया, इन ऑल दीज केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एज नल एंड वॉइड. तो ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को. ठीक है, so that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye bye.